dear student and all the viewers. I hope all of you will be fine. This is me, Muhammad Waleed Anjam. Students, in last lecture we have discussed in detail about the electric field lines. Today we are going to discuss our next lecture, which is about electric flux. Student, अगर हम बात करें कि electric flux क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली through a certain area is called electric flux. अब स्टूडेंट, इस डेफिनेशन से शायद आपको इतनी डिटेल में समझ ना लगी हो, लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि कितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी एक सर्टेन एरिया में से पास करती हैं, जिसको नॉर्मली उसमें से पास कर रही होती हैं, वो उस जगह का या उस एरिया का क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं. स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन की, कि इसको रिप्रेजेंट ये किसे किया जाता है, या इसका जो सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट करेंगे वो क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्टूडेंट, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम नाम देते हैं जी फाई. और चूंकि ये फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहां पर इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देते हैं? ई, विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और अंदाज में भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो क्या है? वो है द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम क्या नाम दे चुके हैं? ई, जो कि क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी. एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगी? क्योंकि हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये बोल चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया. वेक्टर एरिया क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ई लिखना इसलिए सबस्क्रिप्ट में ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें. स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा जो है ये एंगल है किसके दरमियान में? ई के दरमियान में और एरिया वेक्टर के दरमियान. अब स्टूडेंट, इस रिजल्ट से अगर हम देखें तो ये हमारे पास फ्लक्स बन गया. फ्लक्स के अगर हम लिटरल मीनिंग्स को देखें तो फ्लक्स का मतलब है फ्लो. फ्लक्स मीन्स द फ्लो ऑफ एनीथिंग. ये इसके जनरल मीनिंग्स हैं. फ्लो से मुराद हमारी क्या है? देखिए स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए मैं आपसे
एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में एक वेक्टर एरिया को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वेक्टर एरिया बेसिकली क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर whose magnitude is equals to surface area and is normal या perpendicular to surface area। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि हमारे पास कोई भी, जैसे ये मेरा हाथ है आपके सामने है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं देखूं तो ये एक सरफेस एरिया है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस की डायरेक्शन किधर को पॉइंट कर रही है? इस सरफेस की डायरेक्शन जो है वो इस पर जो परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर ये नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जो मुझे नजर आ रही है ये इस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। वेक्टर एरिया बेसिकली क्या है? एक ऐसा एरिया है जिसकी मैग्नीट्यूड तो सरफेस एरिया के बराबर ही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के या उस सरफेस के। इसको हम इस तरह से भी स्टूडेंट समझ सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्लासरूम में अगर हम देखें तो बोर्ड जो होता है वो एक दीवार पे लगाया जाता है और दीवार अगर देखें तो ये एक आपके सामने एक वर्टिकल डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंटेशन इसकी हो रही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? स्टूडेंट्स, आप इसके सामने बैठते हैं, अगर हम इस बोर्ड को देखें तो ये मेरा हाथ और ये बोर्ड एक तरह की ही फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं कि ये इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं आपको, इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल स्टूडेंट क्या है कि हम ये अगर कहें कि एक कैनाल है हमारे पास, उसके अंदर वाटर है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज कर लें इसके अंदर मैंने यहाँ पर दो फिश भी बना दी हैं, ये फिश स्विम कर रही हैं इस डायरेक्शन में अलोंग द फ्लो ऑफ द वाटर। अब आपके सामने है ये कि अगर मैं इन फिशेस को ट्रैप करना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई भी एक नेट है या कोई एक बकेट है, तो क्या मैं इसको इस तरह से रखूँ या मैं इस नेट को इस तरह से रखूँ जिसकी वजह से मैं इसको ट्रैप कर पाऊंगा? तो ये हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि जब ये इस पोजीशन में हम इस नेट को देखेंगे जो कि एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो फिश इसके ऊपर से गुजर जाएगी या नीचे से गुजर जाएगी और इस हमारे नेट में नहीं ट्रैप होगी। लाइकवाइज अगर हम इस फ्लो के जो कि हॉरिजॉन्टल था, फ्लो हॉरिजॉन्टल था और उसके वर्टिकल सामने अगर हम क्या करें, एक वही नेट रख दें, उसकी पोजीशन या डायरेक्शन ऐसी करें, तो हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि ये फिश इसके अंदर, दोनों फिशेस इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी। तो यहाँ से बेसिकली हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरह से जो फ्लो होता है, जो फ्लक्स होता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। ये सपोज करते हैं हम कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये एरो की डायरेक्शन हमें बता रही है कि इनका फ्लो किस डायरेक्शन में है। हम इनके सामने कोई भी परपेंडिकुलरली कोई एरियाज रख देते हैं, दो डिफरेंट एरियाज हैं ए एंड बी। अगर आप देखें तो एरिया ए जो है इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ए है उसका जो फ्लक्स है वो कितना है? फ्लक्स ऑफ ए
इज इक्वल्स टू कितनी लाइंस पास कर रही थी, 4 नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर से पास कर रही थी। और अगर बी को देखें तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस उसमें से पास कर रही हैं, 2 लाइंस पास कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि बी का जो फ्लक्स है वो कितना है, 2। हमने अभी बेसिकली जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने पढ़ा ही ये था कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो पास करती हैं कहां से, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया, वो उस जगह क्या क्या कहलाती हैं, फ्लक्स। अगर यहाँ ए में से 4 लाइंस पास कर रही हैं तो इसका फ्लक्स 4 है, और अगर बी में से 2 लाइंस पास कर रही हैं तो इसका फ्लक्स 2 है। स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस इक्वेशन नंबर 1 से इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट देख लेते हैं। कल जो लास्ट हम लेक्चर पढ़ चुके हैं उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम इसी को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं मजीद, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, और हमें ये बात पता है कि जो न्यूटन मीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू जॉउल। तो हम इस न्यूटन मीटर की जगह पर लिख सकते हैं जॉउल, और हमारे पास मीटर साथ में वैसे ही आ जाएगा और पर कूलम भी वैसे आ जाएगा। तो हम ये एक और यूनिट हमारी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, एक कन्वर्जन है। इसी तरह से अगर हम इस कॉलम को अगेन नीचे ले आए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जॉउल पर कूलम, जो कि समझने में मैं आपकी इसकी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आसानी हो जाए। तो जॉउल पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल। तो हम ये देखें तो इसकी जगह पे वोल्ट लिख सकते हैं, तो वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स के यूनिट की हम डिफरेंट कन्वर्जन्स देख आपके सामने हैं। अदरवाइज हम इसको कहेंगे कि जो इसका यूनिट है जो बुक में भी लिखा हुआ है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी लिहाज से स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब आपका फ्लक्स मिनिमम होगा। अगर हम डिफरेंट इनके केसेस की बात कर लेते हैं। केस नंबर 1 जो है हमारे पास, उस केस में हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, कि अगर हम एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या होता है। ये हमारा पहला केस है, ये हम डिस्कस खुद कर रहे हैं इस लिहाज से ताकि हमें ये अंडरस्टैंड हो सके कि इसमें हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करेंगे एरिया की तो दिस इज फॉर श्योर कि वो हमारे पास क्या है, स्केलर एरिया है, यानी कि सरफेस एरिया है। जब तक हम ये मेंशन नहीं करेंगे वेक्टर एरिया, तब तक वो एरिया जो होगा वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एरिया तो मतलब वो स्केलर एरिया। हम अगर इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई सा भी एक एरिया है, इस एरिया को आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना देता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन, तो ई की जो डायरेक्शन है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। अब इस एरिया को अगर देखें तो ये लाइंस इसमें से पास करेंगी, और अगर ये लाइंस इसमें से पास करेंगी तो ये एरिया हमारा स्केलर एरिया है। हमें फ्लक्स किस इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो फ्लक्स में हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट किसका, वेक्टर एरिया का ई के साथ। तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो फ्लक्स फाई है दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। यहां पर देखें चूंकि हमारे पास वेक्टर एरिया है, यहां हम बात कर रहे थे स्केलर एरिया की, तो हम इस स्केलर एरिया का वेक्टर एरिया कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पहले बता चुका कि किसी भी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल है वो उसकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कहते हैं, अच्छा इसको समझने के लिए एक आसान तरीका है कि हम एक सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं। अगर आप सिंपली ये देखेंगे लाइन वर्टिकल लाइन है, अगर ये वेक्टर, अगर ये स्केलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन को, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। ये अब आपको समझना आसान है कि ये वर्टिकल लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये इस पर हमारे पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन जाएगा, इस सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो पॉइंट इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी कर सकता है। अगर हम इस तरह से बना लें तो आपके सामने है स्टूडेंट कि ई और ए, अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप देखें तो दोनों की डायरेक्शंस सेम हैं,
पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शंस हैं, और अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इट्स मीन कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ई डॉट ए किसके इक्वल होता है ई ए कॉस थीटा, और अगर यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करें, हम इसकी ये वैल्यू थीटा 0 पुट करेंगे यहां पर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा cos 0 होता है स्टूडेंट किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ई ए। और इस फ्लक्स को हम कहते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है। मैक्सिमम फ्लक्स से मुराद ये है कि इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस एरिया में से पास करेंगी, बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह जिस तरह से ये फिश थी कि ये दोनों की दोनों फिशेज इस वर्टिकल, ये चूंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये जो फिश है इसका जो फ्लो है या ये स्विम करेंगे परपेंडिकुलर, लिहाजा अच्छा परपेंडिकुलर से बेटा स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है कि एंगल 90 होना चाहिए। मैं अगेन आपको ये बता रहा हूं कि हम यहां पर लिख रहे हैं एरिया, और हमें यहां पर क्या चाहिए वेक्टर एरिया के साथ इसका एंगल ई का चाहिए। तो जो भी गिवन एरिया होगा सबसे पहले आप उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस वक्त उस नॉर्मल का जो ई के साथ एंगल होगा वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट केस जो 2 है, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस, इसमें क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वही डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल जो ई को रिप्रेजेंट करे, हम जो एरिया है वो इन फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल रख रहे हैं। ऐसे जब हम एरिया इसके पैरेलल रखेंगे तो ये एरिया है। अब यहाँ पर चूंकि ये स्केलर एरिया है और हमें फ्लक्स को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो यहाँ पर वेक्टर एरिया का हमें एंगल कंसीडर करना होता है किसके साथ ई के साथ, तो हम इस स्केलर एरिया का क्या लेंगे वेक्टर एरिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी एरिया हो उसकी जो भी ओरिएंटेशन हो आपने हमेशा उस पर एक नॉर्मल या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी एरिया की आपके सामने है तो हम अगर इसका वेक्टर ड्रॉ करें तो ये इसका जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि जो ए एरिया वेक्टर है और जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हम थीटा क्या लेंगे 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज जब ये वैल्यू लेंगे तो थीटा की जगह पर इस इक्वेशन में 90 पुट करेंगे और स्टूडेंट cos 90 क्या होता है 0, तो रिजल्ट हमारा क्या 0 मल्टीप्लाइड बाई ए विल बी इक्वल्स टू 0। तो वो हमारा फ्लक्स होगा मिनिमम फ्लक्स से मुराद ये होगा कि कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं कर रही, या इसके ऊपर से पास कर रही है या इसके नीचे से पास कर रही है, बिल्कुल उसी केस तरह जिस तरह जो फिश थी जो हमने जब नेट उसको हॉरिजॉन्टल रखा था तो फिश उसके ऊपर से या नीचे से पास कर गई थी। नेक्स्ट केस क्या है, केस नंबर 3, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अगर हम ये कहें कि एरिया ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है पैरेलल में है ना परपेंडिकुलर है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है एक एंगल पर है सर्टन पर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये एक इंक्लाइंड एरिया है और इस इंक्लाइंड एरिया को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया इसका इजीएस्ट वे या शॉर्टकट देख लें कि आप इसके सेंटर में एक लाइन लगाएं और उस सेंट्रल लाइन से कि ये हमारे पास बेसिकली किसकी रिप्रेजेंटेशन है ए की स्केलर एरिया की, और इसका जो वेक्टर होगा वो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखें स्टूडेंट इस पर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये आपके सामने आपको पता लग रहा है कि ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली कितने का बन रहा है 90 का। ये स्केलर एरिया की लाइन और ये वेक्टर एरिया की लाइन। अगर ये वेक्टर एरिया है और ये स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन थी तो ई और ए के दरमियान अब हमारे पास जो एंगल है वो हमें नहीं पता कि कितना है। जब तक हमें वो एंगल नहीं पता होगा तब तक हम अपने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस केस के लिए हमें इस ए को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। तो हम प्रोजेक्शन लेंगे किसकी, उस प्रोजेक्शन एरिया की जो कि परपेंडिकुलर है इन फील्ड लाइंस के। अब अगर आप देखें तो एक यहां से जो फील्ड लाइंस हैं इनके परपेंडिकुलर ये हमारे पास लाइन है और ये यानी कि ये वाली जो साइड है ये इसके बेसिकली क्या है परपेंडिकुलर है, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ई डॉट ए फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम फर्दर क्या लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। तो बेसिकली जो ए कॉस थीटा है वो कौन सा हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड की रिप्रेजेंट कर रहा है। कि क्यों, क्योंकि ये वो साइड है जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर। इस केस में जो फ्लक्स आएगा वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करके। प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उससे हमें पता चलेगा फ्लक्स क्या है। स्टूडेंट, आई होप कि यू रियली एंजॉयड टुडेज लेक्चर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।